जापान दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे हेल्दी कंट्री, जहां पे 90% लोग बुजुर्ग और एजेड होने के बाद भी आपको टहलते, घूमते फिरते, एक्सरसाइज करते मिल जाएंगे। टॉप क्वालिटी का एजुकेशन और 0% क्राइम रेट होने के साथ साथ ये सारी चीजें हैं जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत ही भयानक डार्क सच्चाई छुपी हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इनफैक्ट बात करने से भी डरते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो नमस्कार, वन रेंजर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं जापान की इस डार्क रियलिटी के बारे में और साथ साथ में ये भी कि आने वाले टाइम में जापान कैसे कोलैप्स कर सकता है। बात है 1980 की, जब जापान को अगली सुपर पावर समझा जाने लगा था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जापान बहुत जल्दी अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठीक उसी प्रकार से हैंडल करेगा जिस प्रकार से आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में जापान को लेकर बहुत सारी परेशानियां भी थी। अमेरिकी लोगों ने को ये लगता था कि जापान जो है वो अमेरिका को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी, जैसे डाई हार्ड, ब्लेड रनर। इन मूवीज में ये दिखाया गया कि किस प्रकार आने वाले टाइम में जापान अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जापान की कुछ सालों में हुई इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। उस समय जापान की इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत अच्छा था और जापान के स्टॉक मार्केट जो थे पूरी दुनिया में बूम कर रहे थे। इनफैक्ट जापान की जो चीजें थी, लाइक जैसे गाड़ियां हो गई, मेडिकल का सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो पूरी दुनिया में छाए हुए थे। और जापानी लोगों को पता था कि एक बार ग्रेजुएट हो जाने के बाद जब उनकी जॉब लग जाएगी तो उनकी लाइफ सेट है, फिर पूरी लाइफ उनको वो जॉब आराम से करनी है। क्योंकि जापान में जो भी जॉब होती है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम जॉब होती है, ये वहां का कल्चर है। उस वक्त तक जापान बहुत तेजी से दौड़ रहा था और 1990 तक वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक और सुपर पावर बन गया था। 1991 से पहले जापान की इकोनॉमिक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, स्टॉक मार्केट बूम कर रहे थे, रियल एस्टेट भी बूम कर रहे थे, चारों तरफ जापान ही जापान छाया हुआ था। लेकिन फिर ये जो सारा बबल क्रिएट हुआ था, ये 1991 में अचानक से सारा बबल ब्लास्ट हो जाता है। रियल एस्टेट के जो प्राइस थे वो भी 50% गिर गए, क्योंकि जापान में उस समय जो लोन का कल्चर था वो ऐसा था कि बैंक लोन बहुत तेजी से देते थे 1990s में, बिना पूछे कि किस काम से लेना है, क्या करने के लिए लेना है। तो बहुत सारे लोगों ने ज़ॉम्बीज कंपनियां स्टार्ट की हुई थी, वो कंपनियां बैंकक्रप्ट हो चुकी थी बट लोन की वजह से सिर्फ चल रही थी। जापान की स्टॉक मार्केट ऐसे कोलैप्स हुई थी कि कोई भी उस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो 1990 से 1991 में जो जापान इकोनॉमिक टाइगर कहलाता था वो सिक मैन और एशिया कहलाने लगा। लेकिन आप कहोगे ये सब तो होता रहता है, तो जापान में ऐसा क्या हुआ कि जापान का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा फ्यूचर है वो बदल गया। इसको जानने के लिए हमें जापान का एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो जापान में जो कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्ट होता है वो होता है सुसुकु कासुडू से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसेसर होता है जहां से हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, जहां से इन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को जो होता है पास आउट करके जॉब मिलती है। ये जो जॉब होती है ये जॉब होती है लाइफ टाइम जॉब। इसके बाद से अगर एक बार जापान में जॉब मिल जाए तो वो बंदा जॉब छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉ है, ये जापान का एक तरह का जो है कल्चर है। वहां पे एक बार जॉब मिलने के बाद कोई भी इंसान जॉब स्विच नहीं करता है। अगर जॉब स्विच करता भी है तो उसे अगली जॉब मिलती नहीं है। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको लाइफ टाइम जॉब की गारंटी मिल जाती है और आपको पूरी लाइफ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक ही कंपनी के साथ पूरी लाइफ काम करना रहता है और फ्यूचर में होने वाले उस कंपनी के सारे डिसीजन को आपको मानना पड़ता है। यही कल्चर जापान में 1990 तक चला आ रहा था। अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर ना कर सको तो फिर आपको पूरी लाइफ जॉब नहीं मिलने वाली है। और 1990 के क्राइसिस में सारी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपनी जो जॉब हायरिंग प्रोसीजर थी उसको फ्रीज कर दिया। मतलब कि अगले 13 सालों तक उन्होंने कोई भी फ्रेश हायरिंग की ही नहीं, जिससे जब ये हायरिंग 2004 में दोबारा स्टार्ट हुई तो जो लोग उस समय ग्रेजुएट हुए थे वो उस समय 35-40 साल के हो चुके थे। क्योंकि कंपनियों का कल्चर है वो फ्रेश लोगों को हायर करती हैं, तो जो लोग 35 से 40 हो चुके थे वो जॉबलेस हो गए। इसे जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली। जो कंपनियों का कल्चर है वो फ्रेश ग्रेजुएट को हायर कर देगा, तो इन्हें फिर से जॉब नहीं मिली। इन लोगों को ये पूरी की पूरी जो जनरेशन में आपको बताता चलो ये 2 करोड़ लोगों की थी, जिसे द लॉस्ट एज ऑफ जापान भी कहा जाता है। तो वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे, जब अगले 13 साल तक कंपनी ने हायरिंग फ्रीज कर दी तो उन लोगों को जॉब नहीं मिली। इस जनरेशन के बहुत सारे लोग जो हैं वो लो पेइंग जॉब भी करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने घर पे रहते हैं, अपने माँ बाप के पैसे से ही गुजारा कर रहे हैं।
इसमें से कुछ लोग हिकिकोमोरी हैं। अब आप लोग कहोगे हिकिकोमोरी क्या हो? हिकिकोमोरी ऐसी चीज है कि जो लोग होते हैं जो एकदम अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेते हैं, घर में रहते हैं। कुछ लोग जो हो रहे डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली, कुछ लोग जो बचे उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से एकदम अलग कर लिया। वो उनको किसी से मतलब नहीं, वो अपने घर में ही रहते हैं। यहीं से जो है जापान की दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जापान सुपर एजिंग कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 2 करोड़ लोग थे जो अपने आप को मार्केट से अलग कर लिए थे, सोसाइटी से अलग कर लिए थे, इनसे जो आने वाली जनरेशन थी वो नहीं हो पाई। तो जापान में जनरेशन ग्रोथ रुक गई। जो इन लोगों की वजह से मार्केट में पैसा आने वाला था, वो पैसा भी जापान का जो है वो मार्केट में नहीं आया। ये वीडियो आप कैसी लगी और इस वीडियो में आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग मिला, इसमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस मिलती रहे। राम राम।